हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने एक्सीडेंटली लैन वांग जी के ड्रॉर से वो फ़ोटोज़ देख ली थी। वो फ़ोटो फ्रेम देख लिया था जो उसके पास भी था, लेकिन जब वो उसे देख ही रहा था अचानक डोर ओपन होने की आवाज़ आती है और जब उसने डोर की साइड देखा तो वहाँ पे लैन वांग जी खड़ा था। लैन वांग जी यहाँ पे नोटिस कर चुका था कि विंग के हाथ में कुछ तो था। उसने कदमों को बढ़ाते हुए विंग के सामने आया तो उसने देखा कि उसके हाथों में वही फ़ोटो फ्रेम है जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता है। इसलिए उसने उस फोटो को विंग के हाथों से लिया और उसको बोला कि वो इस फोटो के साथ क्या कर रहा है। तो यहाँ पे विंग बोलता है ये तुम्हारे पास कब से है। तो यहाँ पे लैन वांग जी बोलता है मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे तुम्हें देना चाहिए। एनीवेज खाना रेडी हो चुका है, अगर तुम खाना चाहो तो प्लीज़ नीचे आ जाओ। ऐसा कहते हुए वो उस फोटो को फिर से अपने नाइट स्टैंड के ड्रॉर में रख लेता है और टर्न होके वहाँ से जाने लगता है। उसने अभी कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि तभी उसे कुछ फील होता है जैसे कि उसको किसी ने बैकहक किया हो। लैन वांग जी अपने ही जगह में स्टिफ हो चुका था, यही कहो कि शॉक्ड हो चुका था कि अचानक से ये क्या हुआ। तो यहाँ पे विंग ने उसको बैकअप किया हुआ था, उसके वेस्ट पे अपने हाथों को रैप किया हुआ था, उसके शोल्डर पे अपने सर को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे लैन वांग जी के एयर में बुदबुदाते हुए बोलता है क्या लिटिल बनी अपने बनी बी को भूल चुका है। लैन वांग जी को अपने आप में विश्वास नहीं हो रहा था कि विंग को सब कुछ पता चल गया। विंग अभी तक इस सब चीज़ों को याद रखता है। उसे लगा था कि शायद वो फ़ोटो फ्रेम देख के उसे कुछ याद आया हो, बट वो नहीं जानता था कि उसे इतना सब कुछ याद आया होगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ थी जो इस वक्त लैन वांग जी बोलना चाहता था और उसने विंग का जवाब देते हुए बोला लिटिल बनी। भले ही बनी बी को ना भूला हो, लेकिन शायद बनी बी अपने लिटिल बनी को भूल गया है, क्योंकि अगर वो भूला नहीं होता तो वो अपनी लाइफ में किसी और को नहीं लेके आता। और रही बात लिटिल बनी की, अगर वो भूला होता तो 13 साल के बाद भी अपने बनी बी को ढूंढते हुए इतनी दूर नहीं आता। ऐसा कहते हुए वो विंग के हाथों को अपने वेस्ट से अनरैप करने की कोशिश कर रहा था, बट वो अनरैप करता इससे पहले ही वो महसूस कर पा रहा था कि विंग की जो लैन वांग जी के वेस्ट पे ग्रिप थी ना, वो खुद ब खुद लूज हो चुकी थी। लैन वांग जी को अपनी तरफ टर्न करते हुए विंग उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है क्या तुम्हें सब कुछ पहले से पता था। प्लीज़ मत कहना कि तुम सब कुछ पहले से जानते थे। इवन तुम ये भी जानते थे कि मैं ही बिग बनी हूँ। यहाँ पे लैन वांग जी आंखों में ही बिना आई कांटेक्ट को ब्रेक किए ही विंग से बोलता है अफसोस, मैं तुम्हारी इस उम्मीद को तोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ पहले से ही जानता था। इवन उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैंने इतनी सारी मेहनत इसीलिए की क्योंकि इस कॉलेज में तुम थे, बट मैं नहीं जानता था कि तुमने ऑलरेडी अपने लिए कोई ढूंढ लिया है। मुझे लगा था कि तुमने अपना वो वादा बहुत सीरियसनेस के साथ किया था, बट शायद नहीं। उस प्रॉमिस को सीरियसली लेने वाला सिर्फ मैं ही एक इंसान था। तुम सिर्फ 7 साल के थे भी। मुझे नहीं लगता कि उस वक्त बोले गए किसी भी शब्द को तुमने अभी तक याद रखा होगा। इसलिए हम दोनों इस चीज़ को यहीं पे क्लोज करते हैं। और रही बात हमारे हस्बैंड्स वाली रिलेशनशिप की, वो तो ऑलरेडी इलीगल है, तो उसको आगे कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लैन वांग जी अपनी बात को कंटिन्यू कर पाता इससे पहले ही विंग उसको रोकते हुए बोलते हैं क्या मतलब है तुम्हारा कि ये इलीगल है। तो यहाँ पे लैन वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है सच में तुम्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। लैन वांग जी विंग्स को उसके बेड पे लेके जाता है, उसके बेड में उसको आराम से बैठाता है, उसके बाद बोलता है एक बात बताओ, जब हमारी शादी हुई थी तुम कितने साल के थे। तो यहाँ पे विंग बोलता है 20 और मैं, तो विंग बोलता है 18। लैन वांग जी फिर से क्वेश्चन करता है और लड़कों की शादी की एज क्या है। तो यहाँ पे विंग बोलता है 21। एक मिनट, वेट, क्या सच में। यहाँ पे लैन वांग जी विंग की तरफ देखते हुए हंसते मुस्कुराते हुए बोलता है ऑफ कोर्स हमारी शादी लीगली रजिस्टर्ड नहीं है। मैं 18 का, तुम 20 के, हम दोनों में से कोई भी लीगल एज में नहीं था, तो ये शादी वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे
विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, बट हम दोनों की कोर्ट मैरिज हुई थी। तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है थोड़ा सा डिसबिलीव लुक में, सच में क्या तुमने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा? सच में विंग, तुम्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, एक छोटा सा बच्चा भी तुम्हें बेवकूफ़ बना सकता है। तुम्हारे पेरेंट्स के लिए ऐसी फेक चीज़ें अरेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी जो कुछ भी हुआ था वो सच में फेक ही था। हम दोनों की शादी अभी तक लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी अभी तक लीगल एज में आया ही नहीं है। और अगर हम लोग की एज ही लीगल नहीं है तो ये शादी लीगल कैसे हो गई? यहाँ पे विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ऐसा क्यों करेंगे? तो यहाँ पे लैनवांग जी उसको स्टोरी बताने लगता है। तो हम यहाँ से एक और फ्लैशबैक में जाते हैं। लगभग 7.5 महीने पहले, ये वो टाइम था जब लैनवांग जी विंग को पढ़ाने के लिए उसके घर आया करता था। और लैनवांग जी जिस तरीके से विंग को कंट्रोल करता था, उसे कन्वेंस करता था हर एक चीज़ के लिए, ये सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स देख के बहुत ज़्यादा शॉक थे। क्योंकि उसके पेरेंट्स का मानना था कि विंग ने कभी भी किसी की भी बात नहीं मानी है, उसने हमेशा अपनी मर्जी चलाई है। इवन जब से वो कॉलेज गया है तब से तो उसकी मर्जी हद से ज़्यादा होने लगी है। ये सारी हरकतें ना हद से ज़्यादा होने लगी हैं। उन्होंने कितने भी ट्यूटर्स को रखा, कितने बार भी कॉलेज जाके उसके टीचर्स से बोला कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। उन्होंने खुद भी कितनी कोशिशें की, बट यहाँ पे विंग का कंट्रोल में आना एकदम इम्पॉसिबल सा था। लेकिन लैनवांग जी मानो उसको अपने उंगलियों पे नचा रहा था। यहाँ पे विंग के पेरेंट्स को लैनवांग जी का ऐसा ट्रीटमेंट जो कि वो विंग को दे रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक रिस्पॉन्सिबल वाइफ अपने हस्बैंड को ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। और कहीं ना कहीं उन्हें ये फील भी हो रहा था कि उनके बेटे की लाइफ अगर बच सकती है ना तो सिर्फ और सिर्फ लैनवांग जी की वजह से। पहले तो उन्होंने लैनवांग जी के सामने ओरिजिनल रियल जो प्रपोजल था ना वो रखा था कि वो उसके बेटे से शादी कर ले। बट यहाँ पे लैनवांग जी इस बात के लिए नहीं माना था, क्योंकि फिलहाल विंग उसको नहीं जानता था। विंग की ऑलरेडी किसी और के साथ सेटिंग थी, गर्लफ्रेंड थी, और विंग और उसके बीच में कुछ हो नहीं सकता है, ये बात वो अच्छे से समझ रहा था। लेकिन फाइनली विंग के पेरेंट्स यहाँ पे लैनवांग जी को कन्विंस करने में सक्सेस हुए कि चलो ठीक है, रियल ना सही एटलीस्ट फेक ही सही, लेकिन उसके बेटे से शादी कर ले, ताकि वो प्रॉपर्टी के लालच में ही भले उससे शादी करे, लेकिन उसी प्रॉपर्टी के चलते वो तुम्हारे कहे पे चलेगा और तुम जैसा उसको बोलोगे वो वैसा करेगा। और कहीं ना कहीं वो अपने ओरिजिनल चीज़ें जो है ना उनको समझेगा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेगा। और जिस दिन तुम ऐसा कर पाए तुम उस दिन मेरे बेटे को छोड़ के जा सकते हो, ऐसा उसके पेरेंट्स ने उसके सामने ऑफर रखा था। हालांकि विंग के पेरेंट्स अच्छे से जानते थे कि अगर एक बार इन लोगों की शादी हुई ना तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अभी भले ही वो चीज़ें ये दोनों ना देख पा रहे हों, लेकिन ये एक वेल एक्सपीरियंस कपल देख पा रहा था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। इसलिए यहाँ पे उन दोनों ने लैनवांग जी को कन्विंस किया, और लैनवांग जी भी थोड़ा बहुत सोचने के बाद इस बात के लिए एग्री हुआ, क्योंकि वो बचपन से ही विंग को पसंद करते आया है और विंग को ऐसे बर्बादी के रास्ते पे जाते हुए वो भी नहीं देख सकता है। इसलिए भले ही फेक मैरिज ही क्यों ना करनी पड़ी, लेकिन वो करना चाहता था सिर्फ और सिर्फ विंग को बचाने के लिए। इसलिए उसने हामी भर दी। लेकिन हाँ, इसके बाद उसने जो उसके और विंग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना उसके बारे में उसके पेरेंट्स को नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मेंशन थी, लाइक टचिंग नहीं होगी, कोई भी हस्बैंड वाला रिलेशनशिप नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। हो सकता है इसकी वजह से उन दोनों को डिसअपॉइंटमेंट हो, इसलिए कभी भी लैनवांग जी ने ये सारी चीज़ें उन लोगों को नहीं बताई। और यही सारा प्लान जो था, विंग के पेरेंट्स ने लैनवांग जी के कंधे पे बंदूक रख के विंग को टारगेट करते हुए अपना प्लान एग्जीक्यूट किया था। और विंग ने जब ये सुना था तो वो सच में बहुत शॉक्ड रह चुका था। और शॉक्ड होने वाली बात थी भी, क्योंकि यहाँ पे लगभग 7 महीने से वो उस रिश्ते को निभा रहा था जिस रिश्ते को निभाने के लिए उसके पास कोई वजह ही नहीं थी। इवन विंग के पेरेंट्स ने जो लैनवांग जी के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी ना वो भी फेक थी।
वैसे तो ये सारी चीज़ें विंग के पेरेंट्स ओरिजिनली करना चाहते थे, बट लैन वांगजी ने उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि हो सकता है कि कभी भी उसका दिमाग घूम जाए, क्योंकि पैसा देख के कभी भी किसी का भी मान डोल सकता है। इसलिए उसने इस चीज़ को भी फेक बनाने का ही सोचा। और यहाँ पे ये जो पेपर्स थे ना, वो भी पूरी तरीके से फेक थे, जो कि विंग पकड़ ही नहीं पाया। जो इंसान ये नहीं पकड़ पाया कि 20 साल में उसकी शादी हो रही है, अभी वो लीगली मैरिज के लिए पास आउट नहीं है, वो शादी कैसे कर सकता है, तो बाकी चीज़ें क्या ही पकड़ता। लेकिन अब हम प्रेजेंस में आते हैं, जहाँ पे लैन वांगजी ने विंग को उसके और उसके पेरेंट्स की पूरी प्लानिंग उसको बताई थी। तो विंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था। एक के बाद एक आज उसको शॉक पे शॉक मिलते जा रहे थे। यहाँ पे लैन वांगजी विंग के पास आते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी को कंटिन्यू करने का अब कोई और मतलब है, और हमारे पास कोई रीज़न भी नहीं है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रह सकते हो, मैं तुम्हें पूरी तरीके से आज़ाद करता हूँ, क्योंकि मेरा जो मकसद था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे कि तुम रिस्पॉन्सिबल बनो, तुम अपनी जिम्मेदारियों को उठाओ, और वो तुम कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मुझे और कुछ करने की ज़रूरत है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से उठने लगता है और विंग को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें नीचे आना चाहिए, मैं यहीं तुम्हारे लिए कुछ हल्का फुल्का लेके आता हूँ। ऐसा कहते हुए लैन वांगजी वहाँ से जा चुका था, और दूसरी तरफ विंग था, जो कि लैन वांगजी के डिसअपीयर होते हुए जो फिगर था ना, उसको देख रहा था। विंग को अभी ना बहुत सारे इमोशंस अपने अंदर फील हो रहे थे। वो सैड भी था, गुस्सा भी था, कंफ्यूज भी था, और बिट्रेयल भी फील कर रहा था। मतलब उसके पेरेंट्स ने उसे सुधारने के लिए इतना बड़ा चाल चल दिया और उसे पता ही नहीं चला। बहुत सारी चीज़ें थी जो इस वक्त उसके माइंड में चल रही थी, लेकिन सबसे ऊपर जो उभर के आई थी ना इस वक्त, वो ये थी कि लैन वांगजी ने उसको बोल दिया था कि वो इस शादी को और नहीं निभाना चाहता। क्या सच में वो इस शादी को नहीं निभाना चाहता? कोई बात नहीं, हम अगर लीगली इस शादी में अभी नहीं पड़े हैं, हम फ्यूचर में आ सकते हैं। क्या हो गया, 2 ही साल का इंतज़ार है ना, हम तो इंतज़ार कर सकते हैं। आखिरकार मैंने बचपन से उसका इंतज़ार किया है। हाँ, लैन वांगजी ने विंग के लिए इंतज़ार किया है, तो विंग ने भी लैन वांगजी के लिए उतना ही इंतज़ार किया है। कॉलेज आने तक उसने किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखा, और कॉलेज में आने के बाद उसने वांग लिंगजाओ के साथ भी अपना रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए बनाया ताकि कोई और उसके ऊपर मतलब फ्लर्ट ना करे। फ्लर्टिंग तो खैर उसका भी नेचर था, बट उसके सामने कोई प्रपोजल ना रखे कि उसका बॉयफ्रेंड बने या फिर उसके साथ रिलेशनशिप में आए। और वांग लिंगजाओ वो सिर्फ पैसे के लिए उसके आसपास रहती थी, तो उसे वांग लिंगजाओ से कोई दिक्कत भी नहीं थी। वो कोई और उम्मीदें नहीं रखती थी, लाइक फिजिकल होना, किसेस या फिर टाइम स्पेंड करना, ऐसी डिमांड वांग लिंगजाओ की नहीं थी। तो उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल था। बट हाँ, वो एक चीज़ अपने माइंड में ज़रूर सोचता था कि जिस दिन उसे उसका लिटिल बनी मिलेगा, उस दिन वांग लिंगजाओ तो क्या, 10 वांग लिंगजाओ भी उसके सामने आएंगी ना, वो उन्हें रिजेक्ट कर ही देगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो इंसान तो लगभग 1 साल पहले ही उसे मिल चुका है। विंग इस वक्त अपने माइंड में बहुत सारे थॉट्स को सोच रहा था। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो इस वक्त वो सोच रहा था, लेकिन उन सभी को उसने किनारे करते हुए अपने दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट को बनाए रखना सही समझा। लैन वांगजी, भले ही अभी उनके बीच में कोई स्पेशल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन उसको कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार उसे इतनी मुश्किलों के बाद उसका प्यार मिला है, तो वो उतनी आसानी से तो नहीं जाने देगा। विंग अपने आप में ही सोच चुका था, कोई बात नहीं, तुम माफिया हो तो मैं माफिया का हस्बैंड हूँ, फेक ही सही, लेकिन हम दोनों के बीच में शादी तो हुई थी ना। और वैसे भी आधी दुनिया जान चुकी है, क्या ही फर्क पड़ता है इससे। और वैसे भी शायद तुम भूल चुके हो कि मैं अब शादी के लिए एक लीगल एज में हूँ, यानी कि हाल ही में मेरा बर्थडे गया है। ऑफ कोर्स मैं 21 का हो चुका हूँ। मतलब अगर मैं इस शादी को रखना चाहूँ एज ए लॉ, तो हम रख सकते हैं। तो मिस्टर माफिया हस्बैंड, बी रेडी। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इतनी ईजीली तो नहीं छोड़ेगा, और ना ही तुम्हारा बनी भी तुम्हें इतनी ईजीली छोड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से बेड में कूद जाता है, अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, और बस इंतज़ार कर रहा होता है कि उसका माफिया हस्बैंड उसके लिए बहुत जल्दी ही खाना लेके आएगा। दूसरी तरफ लैन वांगजी जब नीचे पहुंच चुका था, तो वो
नीचे पहुंचते हुए ये सोच रहा था कि उसने विंग को सब कुछ तो बता दिया, क्या उसे ये भी बताना चाहिए कि वो पिछले 1 महीने से उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। लेकिन अगर मैंने उसे बताया ना कि ये सब भी उसके पेरेंट्स की वजह से था मुझे यकीन है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर ना भड़कने वाला है। खैर, मैं उससे ये सारी चीज़ें और नहीं छिपाऊंगा। ऐसा कहते हुए उसने प्लेट में अपने बनाए हुए पकवानों को रखा और निकल पड़ा अपने कमरे की तरफ। वहाँ पे उसका डेविल माइंड वाला हस्बैंड इंतज़ार कर रहा था। लैनवांग जी जैसे ही अपने कमरे में आता है तो वो नाइट स्टैंड पे उस ट्रे को रखता है। उसके बाद बोलता है कि खाना खा लो। तो यहाँ पे विंग अपने हाथों को शो करते हुए बोलता है, तुमने देखा ना, तुम्हारे उस ड्राइवर ने मेरे हाथों को इतनी टाइटली बांधा था कि मेरी रिस्ट पे अभी भी पेन हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने रिस्ट को टर्न कर पाऊँगा, मूव कर पाऊँगा। प्लीज़ तुम्हें खिला दो ना। तो यहाँ पे लैन वांगची विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या मैं खिलाऊं तुम्हें, बच्चे हो क्या। तो यहाँ पे विंग पाउट बनाते हुए बोलता है, आज के लिए समझ लोगे तो क्या ही चला जाएगा, कल तक मेरे हाथ ठीक हो जाएंगे, प्लीज़ आज खिला दो ना। ऐसा कहते हुए वो अपने पाउटी लिप्स के साथ लैन वांगची को रिक्वेस्ट करने लगता है। और लैन वांगची बोलता है, तुम्हें बच्चा समझना दुनिया की सबसे बड़ी गलती होगी। खैर कोई बात नहीं, आज के लिए मैं तुम्हें बच्चा समझ लेता हूँ। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी उसके सामने बैठ चुका था और उसे खाना खिलाना स्टार्ट किया। लगभग 20 मिनट में उसने अपना पूरा खाना ख़त्म कर लिया था। लेकिन लैनवांग जी को जब उठते हुए विंग ने देखा तो उसने बोला, 1 मिनट, अभी कुछ बचा है, तुमने मुझे स्वीट्स तो दी ही नहीं। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुमने आज तक खाने के बाद कभी स्वीट खाई है। तो यहाँ पे लैनवांग जी को रिप्लाई करते हुए बोलता है, लेकिन आज मुझे खाना है, प्लीज़ खिला दो ना। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, इस वक्त मैं तुम्हारे लिए स्वीट कहाँ से लेके आऊँ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। तो यहाँ पे विंग बोलता है, तुम अभी के अभी मुझे स्वीट दे सकते हो अगर तुम चाहो तो। यहाँ पे लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, और वो कैसे। तो यहाँ पे विंग अपने इंडेक्स फिंगर से पहले लैनवांग जी के लिप्स को टच करता है और फिर खुद के, और उसके बाद आंखों में थोड़ा सा इशारा करते हुए विंग करता है। और यहाँ पे लैनवांग जी भड़कते हुए बोलता है, पागल हो क्या। तो यहाँ पे विंग बोलता है, नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि मेरा हस्बैंड मुझे किस करे। देखो, तुमने खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाया था, अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तुम्हें मुझे किस करना होगा। तुम्हें याद है ना, मैंने भी तो तुम्हारी एक दिन मिर्ची ऐसे ही कम की थी। तो उसने लैनवांग जी की तरफ देखते हुए फिर से विंक किया और लैनवांग जी उसको, मतलब उसका फेस जो अभी तक पूरी तरीके से रेड हो चुका था, यस रेड हो चुके थे, उसी एक्शंस के साथ वो लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, शेमलेस, तुम्हें सच में बिल्कुल भी शेम नहीं है ना, तुम क्या बात कर रहे हो, और मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, तुम्हें पता है ना, हम दोनों में से कोई भी लीगल एज में नहीं है। तो यहाँ पे विंग जल्दी से लैनवांग जी को बेड में खींच लेता है और उसको नीचे करके खुद ऊपर आ जाता है। और उसके बाद बोलता है, ये तुम्हारी गलत फहमी है मिस्टर माफिया हस्बैंड, ऑलरेडी मैं 21 का हो चुका हूँ। और शायद तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि 21 साल ही एक मैरिज की ओरिजिनल डेट होती, ओरिजिनल एज होती है। और अगर मैं चाहूँ तो इस शादी को आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने थंब को लैनवांग जी के लिप्स पे रब करने लगा था। तो लैनवांग जी उसके हाथ को अपने लिप्स से हटाते हुए बोलता है, बट तुम भूल रहे हो कि मैं अभी 19 साल का ही हूँ, मतलब तुम अगर चाहो तो भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें लॉ तो पता है बट आधा पता है। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी से जल्दी से विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को खुद के नीचे कर लेता है। और उसके बाद बोलता है, और वैसे भी अगर ये शादी कंटिन्यू हुई भी ना तो भी तुम मुझे लीड नहीं कर पाओगे। शायद मेरा बेवकूफ़ हस्बैंड ये भूल रहा है कि मैं एक माफिया की हूँ, और एक माफिया को लीड करना तुम्हारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहते हुए वो उसको विंग करता है और उठने लगता है कि तभी लैनवांग जी फिर से अपने आप को बेड पे पाता है और विंग उसके ऊपर था। तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी की आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है, आई कैन लीड यू बिकॉज आई एम योर हस्बैंड एंड दैट्स द रियल फैक्ट। तुम चाहो या ना चाहो, हम दोनों हस्बैंड्स हैं और रहेंगे।
और वैसे भी शायद एक पल के लिए मैं अपने हस्बैंड को जाने दे सकता था, तुम्हें जाने दे सकता था, बट अपने लिटिल बनी को कभी नहीं। उसके लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया है। मैंने लगभग 13 साल अपने आप को एक अलग दुनिया में लेके गया हूँ ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रह सकूँ। अब अगर तुम मेरे पास हो तो मैं तुम्हें इतनी इजीली तो मेरी लाइफ से नहीं जाने दूंगा। वैसे भी मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें मेरे लिए चुना है तो मैं उन्हें निराश भी कभी नहीं करूंगा। आखिरकार अगर उन्हें निराश किया तो मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा? इस बार तो उन्होंने फेक तुम्हारे नाम पे उसे ट्रांसफ़र किया था, क्या होगा अगर अगली बार उन्होंने ओरिजिनली तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया? तो यहाँ पे लहरवांग जी विंग को झटकते हुए बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हारी प्रॉपर्टी हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। तो यहाँ पे विंग जल्दी से लहरवांग जी को खींचते हुए अपने लैब पे बैठाते हुए बोलता है, अच्छा तब तो कोई टेंशन नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी हमेशा मेरी ही रहेगी। ऐसा कहते हुए वो लहरवांग जी के फॉरहेड पे, उसके चीक्स पे, उसके लिप्स पे मतलब अपने फिंगर्स को फिराने लगा था। तो यहाँ पे लहरवांग जी बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? तो यहाँ पे विंग बोलता है, कुछ नहीं, अपनी प्रॉपर्टी को चेक कर रहा हूँ, बस उसको फील करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कुछ भी करूँ। तो यहाँ पे लहरवांग जी विंग के हाथों को कंट्रोल करते हुए बोलता है, और तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ? तो यहाँ पे लहरवांग जी को विंग याद दिलाते हुए बोलता है, शायद तुम भूल रहे हो, तुमने तो बचपन में ही खुद को मुझे सौंप दिया था, मतलब तुम बचपन से ही मेरे हो, मतलब मेरी प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी हमेशा मेरी ही रहेगी, ऐसा तुमने अभी अभी बोला। मुझसे इस बारे में आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए उसने लहरवांग जी को बहुत टाइटली हग किया और उसके बाद थोड़ा सा इमोशनल होते हुए बोला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, भले ही वो लहरवांग जी के तौर पे हो या मेरी लिटिल बनी के तौर पे, बट मैंने सच में तुम्हें बहुत याद किया है। प्लीज़ प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो, आई प्रॉमिस मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा दोबारा। हम दोनों के बीच कभी कोई नहीं आएगा, कोई गलतफहमी नहीं होगी, और ना ही हम दोनों के बीच में अब कोई दूरियां होंगी। प्लीज़ इस रिश्ते को एक मौका देने की कोशिश करो, प्लीज़ बस एक चांस। मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ और इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक चांस। लहरवांग जी क्या विंग को ये चांस देगा? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।